everyone, so this is the next video for the previous year question series of HTET PGT chemistry. So इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 2018 से 23 वो सब डिस्कस करेंगे। कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, आयनिक और केमिकल दोनों इक्विलिब्रियम कंबाइंड हैं इसमें। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 2018 का जो है तो उस क्वेश्चन में देखिए क्या है, द pKa ऑफ एसिटिक एसिड एंड pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर 4.76 एंड 4.75। तो आपको pKa वैल्यू दे रखी है एसिटिक एसिड की और pKb वैल्यू दे रखी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। अब आपको इसमें निकालना है pH ऑफ अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। तो अमोनियम एसिटेट कैसे बनेगा, इन दोनों के मिक्सचर से बनेगा। मतलब ये एक वीक एसिड है और ये एक वीक बेस है, और ये इन जो अमोनियम एसिटेट है दैट इज़ द सॉल्ट ऑफ द वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, तो इस केस में जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कि एक सॉल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना है, उस केस में जो पीएच निकालने का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज़ करना होता है वो क्या होता है हमारे पास, pH इज़ इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa माइनस pKb। यहाँ पर Kw की वैल्यू आपको पता है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है 10⁻⁻14, तो pKw क्या हो जाता है 14। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट फार्मूला पुट करना होता है। तो यहाँ 14, pKa हमें 4.76 दे रखा है, ये 4.75 है और हाफ हमने करना है इस सब का। तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 7.005। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर अ रिएक्शन, जो ये हमारे पास ये रिएक्शन है, ठीक है, इसका Kc दे रखा है। तो बस इस रिएक्शन का उन्होंने हाफ़ कर दिया, इसकी स्टोइशियोमेट्री को हाफ़ कर दिया। तो क्या होगा, Kc की वैल्यू में क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है जो चीज़ हम स्टोइशियोमेट्री में करते हैं वो Kc की पावर में चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने इस रिएक्शन का Kc लिखा, तो Kc लिखेंगे तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या होती है प्रोडक्ट की अपॉन रिएक्टेंट की रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइशियोमेट्री। तो यहाँ स्टोइशियोमेट्री 2 है तो ये पावर 2 आ जाती है। अब हम इस इक्विलिब्रियम को जब हाफ़ कर देंगे तो यहाँ पर जो इसका Kc डैश अगर सपोज़ हमने मान लिया तो वो क्या होगा, Hi की पावर 1 हो जाएगी, इन दोनों की पावर हाफ हाफ हो जाएगी। तो बेसिकली क्या हो जाता है, इस Kc का हमने अंडर रूट कर दिया तो हमें ये वाला Kc मिल जाता है। तो जो भी हम स्टोइशियोमेट्री में कन्वर्जन करते हैं वो Kc की पावर में चला जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास Kc क्या, जो नेक्स्ट Kc होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ Kc। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस जो ऊपर वाले थे वो 18 में आए थे। अब 19 का एक क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द रिएक्शन गोज इन द रिवर्स डायरेक्शन। रिएक्शन कहाँ जा रही है, रिवर्स में, बैकवर्ड में, जब प्रेशर बढ़ाया है। तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से होता क्या है, पहले तो आपको वो कंसीडर करना है। आइडियल गैस इक्वेशन से हमेशा मैं तो इसी से याद रखती हूँ। तो आइडियल गैस इक्वेशन पता है हमें, PV इज़ इक्वल्स टू nRT होती है। आप प्रेशर को एक साइड रख लो, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाओ। तो यहाँ से आप देखोगे प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के। ठीक है, तो अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आपको इक्विलिब्रियम को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहे हो, डिक्रीज़ कर रहे हो। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप इक्विलिब्रियम में अगर कोई भी चेंज करते हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस करते हैं, तो इक्विलिब्रियम खुद को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेता है जहाँ पर वो चेंज जो है वो या तो ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। ठीक है, तो अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर के बढ़ने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो हम इक्विलिब्रियम को उस तरफ शिफ्ट करेंगे जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हों। तो आपको अब ये देखना है, अब हमें रिएक्शन को शिफ्ट कहाँ कराना है, रिवर्स में कराना है। तो आपको अब इन चारों रिएक्शन में से ऐसी रिएक्शन ढूंढनी है जिसमें रिवर्स में जब हम जाएं, बैकवर्ड में जब हम जाएं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहे हो, डिक्रीज़ कर रहे हो। पर प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पीशीज़ देखने हैं, क्योंकि मैं आइडियल गैस इक्वेशन से ही निकाल रही हूँ और प्रेशर का जो इम्पैक्ट है वो गैसेस पे ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए आपको सॉलिड अगर कोई दे रखा है तो उसको इग्नोर करके चलना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स को। चलो हम 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को देखते हैं। इसमें देखो प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2, और रिएक्टेंट में भी 2 ही हैं, तो डिक्रीज़ तो नहीं कर रहे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में देखो, यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 हैं बट रिएक्टेंट्स में 4 हैं, तो बैकवर्ड जाने पे तो बढ़ रहे हैं ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता।
एक बार पहले लास्ट ऑप्शन देख लो। लास्ट ऑप्शन में प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं, 1 + 1 2, और रिएक्टेंट में 4 है नंबर ऑफ़ मोल्स। तो बैकवर्ड जाने में इसमें भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएंगे तब भी आपका आंसर 3 ही आने वाला है, ठीक है। लेकिन वैसे 3 भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट में 2 है नंबर ऑफ़ मोल्स और रिएक्टेंट में 1 है, क्योंकि सॉलिड वाले को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। तो गैसियस स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 हैं और यहाँ 1 है। तो बैकवर्ड जब हम जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स डिक्रीज़ करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। नेक्स्ट, यही सब मैंने एक्सप्लेन किया है इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करता है। नेक्स्ट तो बहुत ही सिंपल है। डायप्रोटिक एसिड के लिए उन्होंने पूछा है कि Ka1 और Ka2 में क्या रिलेशन होता है। तो डायप्रोटिक एसिड कौन से होते हैं, जो हमें 2 प्रोटॉन्स देंगे। फॉर एग्जांपल H2SO4, जो कि बहुत ही फेमस एग्जांपल है। तो आपको ये जनरली हर पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए याद रखना है कि जो फर्स्ट Ka होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहला प्रोटॉन लूज़ करना इज़ द ईजीएस्ट, ठीक है। तो कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे H2SO4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो H2SO4 ने H+ लूज़ किया, तो ये इसका क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया ना। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर यहाँ पर ये हमारे पास HSO4- बन गया। अब ये HSO4- क्या करेगा, अगेन H+ लूज़ करेगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन के बाद दोबारा आयनाइज करना, उसको दोबारा उसमें से प्रोटॉन निकालना टफ होता है। इसलिए ये जनरल स्टेटमेंट है फॉर एवरी पॉलीप्रोटिक एसिड, आपका फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है, फर्स्ट आयनाइजेशन जो है वो ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ही सबसे ज़्यादा होगी, मतलब Ka1 ही ज़्यादा होगा Ka2 से, क्योंकि फर्दर आयनाइजेशन क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का। इसमें Kp और Kc के रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। हमें एक इक्विलिब्रियम दे रखा है 2NO + Cl2 2NOCl, Kp इज़ रिलेटेड टू Kc बाय। तो फॉर्मूला सिंपल है, Kp = Kc मल्टीप्लाइड बाय RT की पावर ΔN। अब यहाँ ΔN क्या होता है, चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पीशीज़, ठीक है। तो गैसियस प्रोडक्ट्स जितने हैं माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स जितने हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करके हम ΔN निकालते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए आप देखो, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैसियस, अगर हम देखें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स कितने हैं, 2 है, और गैसियस रिएक्टेंट्स कितने हैं, 2 + 1 3 हैं। तो ΔN की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 - 2 + 1 दैट इज़ -1। तो Kp = Kc, RT की पावर -1, तो इसको हम 1/RT करके भी लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, Kp = Kc/RT। तो ये क्वेश्चन था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बफर सॉल्यूशंस पर बेस्ड है। हमें पता है बफर सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो pH के चेंज को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। तो अगर हमें pKa दे रखा है, हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन भी होती है फॉर बफर, जो कि P हम यूज़ करते हैं। लेकिन इक्वेशन से याद करने की बजाय आप इसको सिंपल कॉन्सेप्ट से ही याद कर लें कि pKa आपको अगर दे रखा हो, तो आपको अगर पूछा हो कि pH की रेंज कितनी होनी चाहिए बफर की। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, pKa फॉर CH3COOH इज़ 4.75, हेंस द मिक्सचर ऑफ सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बफर सॉल्यूशन हुज pH इज़ इन द रेंज। तो बफर की जो pH है वो किस रेंज में होनी चाहिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इफ़ेक्टिव pH रेंज होती है बफर के लिए वो pKa +-1 होती है, ठीक है। तो या तो pKa से +1 तक जा सकता है या pKa से -1 तक जा सकता है। और ये कहाँ से आता है, ये हेंडरसन इक्वेशन से ही हम निकालते हैं, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इक्वेशन से एक्सप्लेन करूँ, सो आपको डायरेक्ट ही याद रखना है कि pKa +-1 की रेंज हम लेते हैं। तो 4.75 अगर pKa है तो रेंज कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 3.75 से 5.75 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द pH ऑफ अ वीक एसिड। एसिड कैसा है, वीक है, HA, इफ़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज़ 10%। 10% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से ही पता चल रहा है कि वीक एसिड है, और कंसनट्रेशन 1 मोलर दे रखी है। तो देखो आपको इसमें सिंपल, बहुत ही सिंपल अपनी जो इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन होता है वो लिखना है कि डिसोसिएट करेगा एसिड HA H+A-, ठीक है। और ये आपको पता है हम ऐसे करते हैं, टाइम t = 0 पर इसकी कंसनट्रेशन C होगी, इसकी 0 होगी, इसकी 0 होगी, फिर क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग C - C अल्फ़ा, C अल्फ़ा, C अल्फ़ा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा होता है और C क्या है, कंसनट्रेशन है। यहाँ पर अल्फ़ा आपको 10% दे रखा है, तो दैट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू 10/100 है, ठीक है, फ्रैक्शन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको pH निकालना है। तो अगर आपको H+ की कंसनट्रेशन का पता चल जाए यहाँ से, ये
तो आप pH निकाल सकते हो। H प्लस की कंसनट्रेशन C अल्फ़ा है, C भी गिवन है, अल्फ़ा भी गिवन है, तो यहाँ से क्या करो, C 1 है और अल्फ़ा कितना है 10/100, तो यहाँ से 0.1 मोलर कंसनट्रेशन आएगी हाइड्रोजन आयन की, वहाँ से pH निकाल लो, तो pH क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसनट्रेशन, तो माइनस लॉग ऑफ 0.1 और माइनस लॉग ऑफ 0.1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। तो pH ऑफ अ सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है जिसमें कि हमने 50 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl और 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH को मिक्स किया। देखो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आप नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ़ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी जो भी होती है, ठीक है, जो भी मोलैरिटी होती है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे नंबर ऑफ़ मोल्स निकल जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स HCl के निकालेंगे, कितनी मोलैरिटी है 0.2, वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है लीटर्स में, तो यहाँ पे 50/1000, तो 0.01 मोल्स आ गए किसके, HCl के। सेम वे से आप NaOH के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालो, 0.1 इंटू 50/1000, 0.005 मोल्स आ गए। तो आप यहाँ से देखोगे ना HCl के जो मोल्स हैं ना वो डबल हैं ऑफ NaOH, ठीक है, ट्वाइस ऑफ NaOH हैं। तो आप जब इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढना हमारा काम होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो पूरा कंज्यूम हो जाता है, तो यहाँ पर जो कम क्वांटिटी में होगा वो पूरा कंज्यूम होगा, यानी कि NaOH जो है वो 0.005 मोल्स है, तो वो 0.005 मोल्स ऑफ HCl के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो बाकी सॉल्यूशन जो में बचेगा वो क्या बचेगा, HCl बचेगा, और वो HCl कितना बचेगा 0.005 मोल्स बचेगा। तो 0.005 मोल्स हमारे पास सॉल्यूशन में एसिड बचेगा, तो बेसिकली हमारा सॉल्यूशन एसिडिक हो चुका है अब, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन हो चुका है और उस एसिडिक सॉल्यूशन में हमारे पास HCl के कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, 0.005 नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। अब यहाँ पर गलती क्या हो सकती है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर इसी को ही H प्लस आयन की कंसनट्रेशन मान के माइनस लॉग लगा के pH निकाल दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आप मिक्स करोगे तो वॉल्यूम 50 ml नहीं रहेगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगी 100 ml हो जाएगी। तो HCl के नंबर ऑफ़ मोल 0.005 तो हैं, पर वो कितने ml में है, अब 100 ml में है, तो हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिमेनिंग मोल्स देखो हमने HCl के निकाले और फिर इसकी कंसनट्रेशन निकाली, दैट मीन्स मोलैरिटी निकाली, 0.005 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 100 हो गई, यहाँ 1000 आ गया, तो यहाँ से 0.05 मोलर हमारे पास क्या आ गया कंसनट्रेशन HCl का। तो यहाँ से pH का फॉर्मूला लगाएंगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो ये सॉल्व करके कुछ 1.3 के अराउंड आएगा। अब थोड़ा सा लॉग वैल्यू का इसका आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, बाकी देखो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि सॉल्यूशन ओवरऑल एसिडिक बनेगा, तो बेसिक रेंज में तो pH नहीं होगा और 0 भी नहीं ही होगा, तो 1 और 1.3 में ही रह सकता है कन्फ्यूजन। पर थोड़ा बहुत आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने थोड़ा लॉग वैल्यूज़ का ध्यान हो जाएगा, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस मुझे इक्विलिब्रियम के मिले हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे या तो बफर सॉल्यूशन पे या फिर pH पर या फिर ली चैटलियर प्रिंसिपल पर बेस्ड इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इन्हीं टॉपिक्स को भी एक बार रिवाइज़ कर लेना, सो दैट थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी आता है तो वो आप अटेम्प्ट कर पाओ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।